नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम मंजिल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, कार्यक्रम मंजिल के माध्यम से हम बात करेंगे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगी किस तरह से एक बेहद बेहतर तैयारी कर सफलता हासिल कर सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय रहेगा लोअर पीसीएस सर्विसेज की तैयारी किस तरह से प्रतियोगी करें। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी करियर एक्सपर्ट श्रीमती अर्चना यादव कपूर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे स्टूडियो में। नमस्कार विश्वा जी, एंड मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी मेरे इंट्रोडक्शन देने के लिए और यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और आशा करती हूँ कि मेरा जो ये एक्सपीरियंस है आने वाली जो जनरेशन है उनके बहुत ही काम आएगा। जी मैम, आप बहुत समय से, काफ़ी लंबे समय से इन कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करा रहे हैं, साथ में अपर सर्विसेज, लोअर सर्विसेज और सिविल की आप तैयारी बहुत अच्छे तरीके से छात्र छात्राओं को करा रही हैं। मैम, जैसा कि आज का हमारा विषय लोअर पीसीएस सर्विसेज से रिलेटेड है, तो लोअर पीसीएस की परीक्षाएं होने जा रही हैं। इसके साथ ही बहुत सारी परीक्षाएं, तमाम तरह की परीक्षाएं आ रही हैं, स्टेट लेवल की हैं, सेंट्रल लेवल की हैं। तो क्या इन परीक्षाओं को तैयारी करने का ये सही समय है? जी, समय को लेकर मैं दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करना चाहूँगी। पहला, एक तो जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर, तो ये तैयारी जो है थोड़ा कुछ अलग तरीके से करनी होगी। और एक जो वो बच्चे जो 12th पास आउट करके या ग्रेजुएशन करके तैयारी करने की सोचते हैं, तो पहले मैं फ़िलहाल का बता देती हूँ। जैसे नोटिफिकेशन आया है और 3 स्टेज एग्ज़ाम है। पहला स्टेज प्री होता है, सेकेंड स्टेज मेंस है और थर्ड स्टेज इंटरव्यू होता है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो हम इंटीग्रेटेड अप्रोच ना लेकर हम जैसा कि 200 मीटर की दौड़ होती है या मैराथन जैसी रेस होती है, तो जो एक 12th पास आउट कर बच्चा आया है वो मैराथन जैसी दौड़ की तैयारी करेगा इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके, प्री को और मेंस को और इंटरव्यू को साथ तैयारी लेके। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और वो सिर्फ सोच रहा है कि मेरा प्री किसी तरीके से क्लियर हो जाए, वो सिर्फ प्री पे फोकस है, तो वो उसका सही तरीका नहीं है। उसको अपने पढ़ने के तरीके में चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट है। उसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्री के बाद मेंस भी होगा और इंटरव्यू भी होगा और इसी तरह के और कुछ और एग्ज़ाम्स भी हैं, जैसे यूपीएससी हो गया या कुछ और स्टेट्स में भी एग्ज़ाम्स निकलते हैं। तो जो 12th पास आउट बच्चे हैं, मेरी सलाह उन बच्चों को ये रहेगी, या ग्रेजुएशन वाले बच्चों को भी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तो उसको मैराथन की तरह लेकर चलें और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच उसमें वो उनको रखनी चाहिए। परंतु फ़िलहाल की स्थिति में, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है और प्री की डेट बहुत ही जल्द डिसाइड हो जाएंगी, लोअर सबऑर्डिनेट के साथ साथ और भी कुछ एग्ज़ाम्स नोटिफाई हुए हैं, तो मेरी सलाह इस समय ये रहेगी कि उसको 200 मीटर रेस की तरह कंसिडर करके पूरी एनर्जी प्री पे फोकस कर दी जाए और प्री की स्ट्रैटेजी बनाई जाए, ना कि मेंस की, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में काफ़ी समय मिल जाएगा बच्चों को। तो प्री क्लियर कर लें एक बार, क्योंकि प्री पहला स्टेज क्लियर होगा तब वो सेकंड स्टेज में जाएंगे। तो ये दो तरह की अलग तरह की अप्रोच दोनों ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स को अपने माइंड में लेकर चलनी पड़ेगी। जी, बहुत अच्छे मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को बताया। धन्यवाद मैम, जैसा कि आप देखती हैं कि काफ़ी कन्फ्यूज़न में, भ्रम में रहते हैं कुछ प्रतियोगी, और कुछ बातों का वो हमेशा गलती कर देते हैं, जिससे वो अपनी मंजिल को पा नहीं पाते हैं और कुछ दूर रह जाते हैं। तो इस परीक्षा में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं? जी, पहले मैं जनरल अप्रोच से बताऊंगी। जैसा कि आपने कहा कि गलती, तो गलती के ऊपर ये क्वेश्चन आया है, तो हम सबसे पहले तो गलतियां गिनना शुरू करते हैं, तो हम वहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो जैसा कि आज आपने ये क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर होगा, पर वो एक होलिस्टिक अप्रोच बच्चों को लेनी पड़ेगी। सिर्फ इतना सुनकर कि मैं कुछ गलतियां बताने जाऊंगी, अभी मैं जो बताऊंगी, तो सिर्फ इस चीज़ को ना पिक करें, साथ में और जो चीज़ें हम लेकर चलेंगे उन सबको भी माइंड में रखकर तैयारी करनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो यही है कि पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा इस टाइप का एग्ज़ाम नहीं है, मेहनत की ज़रूरत है, हार्डवर्क हर फील्ड में रिक्वायर्ड होता है, इस फील्ड में भी रिक्वायर्ड है। तो ये सोचकर कुछ बच्चे तो तैयारी ही नहीं करते हैं, फॉर्म ही नहीं फिल करते हैं कि बहुत ही हमसे नहीं हो पाएगा और ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है तो हम लोग कुछ और कर लेते हैं। तो इस तरीके का नहीं है।
एक सिस्टमेटिक तरीके से और हार्ड वर्क से अगर तैयारी करी जाए तो ये एग्ज़ाम क्लियर करा जा सकता है। तो सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं कि वो पहली स्टेज पे डीमोटिवेट हो जाते हैं, या अगर उनके आसपास ऐसी कुछ लोग हैं जो उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं तो उनको उनसे थोड़ा अपना डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बट किसी भी फील्ड में। तो सबसे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से सराउंड करिए। दूसरी चीज़ें हैं, सिलेबस पे आते हैं हम। बच्चे सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं इधर उधर की बातें सुन के। तो सिलेबस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिलेबस के बिना एग्ज़ाम क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, भले ही सिलेबस में से डायरेक्ट क्वेश्चन आए या ना आए, पर सिलेबस एक जैसे कहते हैं ना फाउंडेशन, कॉर्नर स्टोन होता है। उसके अगर वो कॉर्नर स्टोन हट गया तो बिल्डिंग ढह जाएगी। तो सिलेबस इस एग्ज़ाम का कॉर्नर स्टोन है, तो वो कॉर्नर स्टोन को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। मैं सलाह दूंगी कि वो अपने इस कॉर्नर स्टोन से, सिलेबस से ना भटके, तो सिलेबस को लेकर साथ में आगे तैयारी करें। दूसरी सिलेबस करने के बाद दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो आउटपुट पे फोकस नहीं रखते हैं। आउटपुट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत अक्यूमुलेशन हो गया, नॉलेज लेवल भी बहुत अच्छा बढ़ गया, नॉलेज खूब अच्छी हो गई, पर फिर भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए। क्या दिक्कत है ऐसे बच्चों के साथ? वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो जब भी एक सिलेबस के साथ एक जो टॉपिक पढ़ा गया है उसके साथ साथ पास्ट ईयर के पेपर्स या एमसीक्यूज जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो साथ में लेकर चलें, ताकि वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। एक टॉपिक है पर क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि वो टॉपिक पे डायरेक्ट आ जाएगा। कई बार वो इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो तब तक प्रैक्टिस नहीं करी है, बच्चा वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। कैंडिडेट हमेशा या दूसरी बड़ी गलती यही करते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो कंफ्यूजन हटाने के लिए, क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस सॉल्व करते रहना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी गलती मैं इंटीग्रेटेड वाले अप्रोच में जैसा पहले जिक्र कर चुकी हूँ, दूसरी चीज़ ये रहेगी कि मेंस की तैयारी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में अभी फ़िलहाल की स्थिति में मेंस हम लोगों ने बोला हुआ है कि फ़िलहाल की स्थिति में आप मेंस पर प्री जैसे ही होगा, एक दिन भी बर्बाद करे बिना अगले दिन से जैसे ही प्री की डेट आती है बच्चों को अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ प्रूव करने के लिए नहीं है नॉलेज लेवल, या फिर क्योंकि फिर पूरी साइकिल दोबारा कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो अगर कोई बच्चा प्री दे रहा है तो वो नौकरी के लिए कर रहा है, वो अपना करियर बनाने के लिए कर रहा है, वो सिर्फ प्री क्लियर करने के लिए तो कर नहीं रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। सारी तमाम तरह की गलतियां हैं जो एक प्रतियोगी करता है, और किस तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग से एक बहुत ही तरीके से अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो निश्चित रूप से वो अपने और इसी में इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू एक इवॉल्वमेंट वाला प्रोसेस है। वो कुछ कहीं पे जाके वो 3 महीने का कोर्स करके या 2 महीने का कोर्स करके नहीं हो पाएगा, उस पर शुरुआती दौर से ही ध्यान देना पड़ेगा। और प्री का एग्ज़ाम भी काफ़ी कुछ पर्सनालिटी टेस्ट पे ही है, क्योंकि इंसान कैसा सोचता है, कैंडिडेट क्या सोचता है, कुछ परसेंटेज जो क्वेश्चंस के हैं वो इस तरीके से भी आते हैं कि उनको अपना रैशनैलिटी के साथ उनको सॉल्व करना पड़ेगा। मैम, अभी हमने देखा कि बहुत सारे नोटिफिकेशंस विभिन्न आयोगों द्वारा जारी किए गए हैं, तो इतने सारी जो परीक्षाएं होने जा रही हैं, तो क्या इन सभी परीक्षाओं की तैयारी एक प्रतियोगी कर सकता है? उसके लिए सही समय है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन लगभग साथ में आ गए हैं, तो तैयारी साथ में करी जा सकती है, बट मेन टारगेट एक लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी कोर सब्जेक्ट्स तो सबके सेम ही हैं। हिस्ट्री ही रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, जो कोर कुछ सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। डिफरेंस कहाँ आएगा? लेवल में डिफरेंस आ जाएगा या पैटर्न में डिफरेंस आ जाएगा। कहीं पे हिस्ट्री को ज़्यादा वेटेज हो सकती है, कुछ एग्ज़ाम्स में इंटीग्रेटेड तरीके से ही एक ही पेपर में मैथ्स भी आ जाएगा, कुछ एग्ज़ाम्स में मैथ्स या रीजनिंग के जो पेपर हैं उसका सेपरेट पेपर होगा, या क्वालिफाइंग भी हो सकता है, कुछ पेपर्स में इस तरीके से भी है। तो पर पढ़ने तो सारे ही सब्जेक्ट्स हैं, तो बच्चा एक पूरा होलिस्टिक पूरा एक तैयारी करे और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम आते जा रहे हैं उनको वो देता हुआ चले। तो वो एक कॉमन अप्रोच रखी जा सकती है, क्योंकि सिर्फ एक एग्ज़ाम टारगेट करके तो हो भी नहीं पाएगा। कई बार हर एक कैंडिडेट की अपनी जो स्थिति है वो अलग तरह की होती है। कुछ लोग लंबा इंतज़ार कर सकते हैं, कुछ लंबा इंतज़ार नहीं कर पाएंगे कि एक ही एग्ज़ाम को लेके चलें, तो सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि उनके लिए काफ़ी हाँ, तो कोर सब्जेक्ट्स को साथ में लेके तैयारी करी जा सकती है। मैम, आपने जैसे विभिन्न चरणों की बात करी, सिलेबस की बात करी, उसके बाद प्रीलिम्स है, मेन है, इंटरव्यू तक की बात करी, तो सबसे पहली जो सीढ़ी है हम उसकी बात करना चाहेंगे। प्रीलिम्स की तैयारी किस तरह से प्रतियोगी करें
क्योंकि ये पहली सीढ़ी है और इसके बाद ही मेंस और इंटरव्यू की बात आएगी। जी। तो इसमें मैं पहले क्वेश्चन को साथ में लेकर चलना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं करंट अफेयर्स के पीछे भागना या कुछ उन सब्जेक्ट्स के पीछे भागना जो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस हो गए। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इजीली अवेलेबल होती हैं, इनकी बुक्स भी, मटेरियल भी बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो कैंडिडेट क्या करता है कि ये तो मेरे पास है ही, ये तो मैं पढ़ लूँगा, मैं कलेक्ट कर लूँ, उत्तराखंड का पोर्शन है या उत्तराखंड की हिस्ट्री या कोई एक स्पेसिफिक कोई कुछ पार्ट हो गया, तो उसके पीछे वो मटेरियल कलेक्ट करने के चक्कर में बहुत समय अपना बर्बाद कर देते हैं। तो समय भी बहुत कीमती है, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो एक बच्चे को अपना टाइम टेबल भी बनाना चाहिए। टाइम टेबल सिर्फ समय सारणी नहीं है कि कितने समय उसको पढ़ना है, उसके साथ साथ कौन सी बुक्स पढ़नी है उसका भी, वो भी रिटन फॉर्म में होना चाहिए टाइम टेबल। इतने समय में मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, इतने समय में मुझे ये बाकी कोर सब्जेक्ट्स करने हैं। तो उनमें से वेटेज कितना, मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, तो उतना समय लगाकर 3 या 4 क्वेश्चन अगर कैंडिडेट कर पा रहा है तो उससे बेटर रहेगा कि एक कैंडिडेट अपना जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से कम 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं, उन सब्जेक्ट्स को और पॉलिश करें और अच्छे से रिफाइन करके वहाँ परफॉर्मेंस दे पाए। मैम, जिस तरह से हम देखते हैं विषय वस्तु बहुत सारी है, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है, मार्केट में रहता है, लेकिन प्रीलिम्स को अगर हम फोकस करें तो प्रीलिम्स में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी तैयारी अगर किसी स्टूडेंट ने, एस्पिरेंट ने बहुत अच्छे से कर ली है तो प्रीलिम्स काफ़ी अच्छे ढंग से वो पास कर सकते हैं? ऐसा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, स्पेशली जो कोर सब्जेक्ट्स हुए और साथ साथ में करंट अफेयर्स। इनफैक्ट करंट अफेयर्स को समझने के लिए कोर सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। आप सिर्फ रट के नहीं जा सकते, आप रट के गए क्वेश्चन इस टाइप से भी आप थोड़ा यूपीएससी के पैटर्न पर ये एग्ज़ाम्स भी जाने लगे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा कैंडिडेट को सोचना पड़ता है। तो सोचने के लिए अब रिलेट करना पड़ेगा, तब तक कोर सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करेंगे हम लोग नहीं समझ पाएंगे। स्कूल में भी इसीलिए सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना कि हम अपना जो हमारा नॉलेज लेवल है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इन चीज़ों का, तो उसको कितना वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं कैंडिडेट्स। तो कोर सब्जेक्ट्स और किसी भी सब्जेक्ट को, स्पेशली जो स्ट्रेंथ्स हैं, कई बार बच्चे क्या बोलते हैं कि हमारी ये स्ट्रेंथ है और तो हम वीक पॉइंट्स पे अपना काम कर लेते हैं। वीक पॉइंट पे काम करेंगे, पेपर में तो स्ट्रेंथ्स भी आएंगी ना, स्ट्रेंथ पे भी काम करना, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आता तो है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ है, पर एग्जाम में परफॉर्मेंस के टाइम पे क्या दिक्कत आई, याद नहीं आ रहा है, रिटेन नहीं हो पाया, क्लिक नहीं कर पाया, एग्जाम सेंटर से निकलते ही कई बार क्लिक हो जाता है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है और बैलेंस बनाना, वो बुद्धा की एक अप्रोच है जो बहुत ही आज की डेट में भी बहुत ही रेलेवेंट है, मध्य मार्ग। तो मध्य मार्ग लेके चलना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स मध्य मार्ग को लेकर के वो अपने सफलता मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देनी चाहिए। बहुत लंबे समय से आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, आपने अपने जीवन में और काफ़ी इन तैयारी को करते हुए जो लोग कर रहे हैं इन तैयारियों को देखा होगा कि आमतौर पे कुछ ऐसी गलतियां वो करते हैं जिससे वो पीछे रह जाते हैं। तो उन गलतियों को अगर आप यहाँ पर बताएं, जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में बात कही, तो कंपटीशन, किसी एक पर्टिकुलर कंपटीशन की तैयारी करते हुए कौन सी ऐसी गलती है, खासतौर से हम लोअर पीसीएस की बात करें, अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज की बात करें, तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो एक प्रतियोगी को नहीं करनी चाहिए जब इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है? इसमें एक कहावत है इंग्लिश में, रोलिंग स्टोन गेन्स नो मॉस। तो वो जो इधर उधर भटकता रहेगा ना, वो कभी भी स्थिरता नहीं पा पाएगा अपने जीवन में। तो एक स्थिरता के साथ, और वो एक कृष्ण और अर्जुन की स्टोरी भी है कि वो मछली की आँख को अपना लक्ष्य बनाओ, तो अर्जुन जी बोलते हैं कि मुझे सिर्फ मछली की आँख ही दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ मछली की आँख ही दिख रही है, क्योंकि सिर्फ आँख ही दिख रही होती तो कैसे पता होता मछली की आँख है। तो फोकस, तो कई बार बच्चे भटक जाते हैं, फोकस नहीं रह पाते हैं। तो फोकस रहना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, कि क्या लाइन पकड़ी है। बीच में कुछ एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, कुछ और भी, क्योंकि जो बच्चा लोअर सबऑर्डिनेट या अपर सबऑर्डिनेट का फॉर्म फिल करेगा, बहुत लोगों को रोज़गार की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से कुछ और फॉर्म्स भी आ जाते हैं बीच में, बैंक पीओ आ गया, ईपीएफओ आ गया, कोई भी और एग्ज़ाम आ गया, तो बच्चे क्या करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, अपनी जो मेन पढ़ाई है उससे ब्रेक ले लेते हैं। वो भी एक गलती है। आप मेन पढ़ाई करते रहिए, बीच में जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें अपीयर होते रहिए, उससे क्या होगा, डेविएशंस नहीं होंगी, तो समय कम खराब होगा। तैयारी तो आप एक लक्ष्य के साथ कर ही रहे हैं
है ना, तो उसमें भटकाव ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक गलती है। सतत प्रयास की इसमें ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरा, कुछ इससे पढ़ाई से अलग हटके भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे आपका फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मेंटल ब्रेकडाउन, कई बारी नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है आज के दौर में। तो और कोरोना दौर से हम लोग गुजर कर आए हैं, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कई बार एंग्जाइटी हो जाती है, एग्जाम्स की एंग्जाइटी बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए वो उन पे भी उनको कार्यरत जैसे कि अभी आपने कोरोना दौर की बात करी, पैंडेमिक चल रहा है, तो मैम देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों के लिए जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो किस तरह की तैयारी को अपने ऑनलाइन माध्यम से किस तरह से वो तैयारी कर सकते हैं इन परीक्षाओं के लिए? ऑनलाइन तैयारी के लिए बहुत ही सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आज के डिजिटल वर्ल्ड में पूल ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया है। ये दूसरी गलती और भटकाव हो जाता है बच्चों का, कि वो एक जगह से शुरुआत करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं कई बारी, तो वो जहाँ से उन्होंने टॉपिक शुरू करा है वहाँ से भटक कर किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो उनको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बोलते हैं ना, एक प्लानिंग की ज़रूरत है। तो प्लानिंग के साथ पहले वो चूज़ कर लें। जैसे मैंने आपको बोला कि बुक्स, टाइम टेबल में बुक्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो बच्चा पहले तो बुक सेलेक्ट कर ले और वही बुक्स बार बार उस कैंडिडेट को पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से ऑनलाइन में भी उनको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि कौन से ब्लॉग्स उनको पढ़ने हैं और कहाँ से कौन सा सेक्शन उनको कवर करना है। सेक्शन वाइज उनको कवर कर लेना चाहिए और दे शुड स्टिक टू दैट। उनको जो उन्होंने एक बार सेलेक्ट कर लिया, दे शुड ट्रस्ट देयर चॉइस, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी अपनी परफॉर्मेंस रहेगी। कोई बाहर से नहीं आएगा परफॉर्मेंस देने। तो ट्रस्ट करें अपनी और उस गाइडेंस के साथ आगे बढ़ें। पर एक ब्लॉग से दूसरे ब्लॉग पे, दूसरे से तीसरे पे जाएंगे तो उतना ही समय आगे खिंच जाएगा। तो प्री को माइंड में रखते हुए कि मेरे लिए इतना काफ़ी है, जितना डाइजेस्ट कर सकें, जितना वो परफॉर्म कर सकें, उस चीज़ पे उनका केंद्र बना रहना चाहिए। मैम, जैसे कि आपने बुक्स की बात करी और काफ़ी संदेह की स्थिति में भी हमारी व्यूअर्स भी और जो कार्यक्रम और एस्पिरेंट्स से जो तैयारी कर रहे हैं वो रहते हैं। कुछ सेलेक्टिव बुक्स की अगर आप उनको बताएं, प्रकाश डालना चाहें, जिससे एक मदद मिल सके, वो उन चीज़ों को पढ़ सके। हाँ जी, तो कुछ बुक्स हैं और उसके साथ साथ जैसे मैंने अभी मेंशन करा ब्लॉग्स का पहले बता देती हूँ। ब्लॉग्स में क्योंकि ऑनलाइन का ट्रेंड है, तो ब्लॉग्स में सजेशन रहेगा मेरा कि आप गवर्नमेंट वाले जो ब्लॉग्स हैं, गवर्नमेंट की अपनी मिनिस्ट्री वाइज गवर्नमेंट ब्लॉग्स, उनको फॉलो करें। जो इंस्टीट्यूट्स के ब्लॉग्स हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें। और क्योंकि गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़, स्कीम्स जिन पे क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स, मिनिस्ट्री वाइज मिल जाएंगी। तो और वो ऑथेंटिक भी है। जो थोड़ा डेटा बहुत आता है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के एग्जाम्स में, तो फैक्ट्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं बाकी ब्लॉग्स में। पर गवर्नमेंट जो अपना डाटा होगा वो एग्जैक्ट डाटा होगा। तो गवर्नमेंट के ब्लॉग्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें, गवर्नमेंट की अपनी कुछ साइट्स हैं, गवर्नमेंट के कुछ अपने ऐप स्टार्ट कर चुकी है गवर्नमेंट। अब तो गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ प्रोवाइड कर दिया है इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उस पर थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करके और उन ब्लॉग्स को वो फॉलो करना या उन साइट्स को फॉलो करें और वहाँ से अपना नोट्स बनाना शुरू करें। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपने बुक्स की बोली, तो बुक्स कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनसे शुरुआत करनी चाहिए। जैसे एनसीईआरटी या स्कूल लेवल की, जो आईसीएसई कोई भी बोर्ड हो सकता है, स्कूल लेवल की बुक्स से शुरुआत करी जा सकती है। वो बहुत सिंपल, सरल भाषा में होती है। कि जो स्टैंडर्ड बुक्स बाकी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आ चुकी हैं, वो थोड़ा उनकी लैंग्वेज टफ होती है। जो एक फ्रेशर है उसके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है उनको समझने के लिए। पर ये बुक्स सफिशिएंट नहीं होती हैं। जो स्कूल बुक्स हैं वहाँ से शुरुआत करके, ताकि उनको पता चल जाए कि एग्ज़ाम का में आएगा क्या, कंटेंट क्या है, तो एक क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई और रमेश सिंह हो गई, माजिद हुसैन, सविंदर सिंह ज्योग्राफी के लिए हो गई, लियोंग, एक जीसी लियोंग बहुत ही पुरानी बुक है, जब मैं स्कूल में थी तब से ही है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स में से है। तो ये कुछ बुक्स हो गई। और करंट अफेयर्स के लिए तो गवर्नमेंट के ब्लॉग्स काफ़ी हैं, पर उसमें बच्चे हमेशा अपने नोट्स बनाएं। सिर्फ उस पर रिलाई ना करें कि वहाँ से पढ़ लिया या डाउनलोड कर लिया या सेव कर लिया। उससे नोट्स बनाने से टू वे बेनिफिट मिलेगा। एक तो वो रिवीजन के टाइम पे बहुत बेनिफिट मिलेगा, अपनी हार्ड कॉपी उठा के रिवाइज करना बहुत कंफर्टेबल होता है। दूसरा, जब बच्चा लिख रहा है
उस चीज़ को अपनी नोटबुक में, तो कुछ तो रिटेन करेगा ना। तो रिटेनिंग की टेक्निक्स भी हैं, टेक्निक्स हैं इस एग्जाम के लिए। सिर्फ सिलेबस कवर करना या किताबें पढ़ना वो काफ़ी नहीं है। सेलेक्टिव स्टडी की सेलेक्टिव स्टडी और टेक्निक्स की किस तरीके से मुझे एक और चीज़ याद आ रही है। स्कूल डेज में वो प्लैनेट्स को लर्न करने के लिए स्टेटमेंट सिखाया जाता था ना, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड मी 9 प्लैनेट्स। बाद में हट गया। हाँ, प्लूटो बाद में हट गया। तो इस टाइप की टेक्निक्स या इस टाइप का हो सकता है कि आप डेट्स लर्न करनी है तो किसी चीज से रिलेट कर लें। मुझे भी याद आया, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो मी 9 प्लैनेट्स। तो इस टाइप से ना बच्चे खुद अपना टेक्निक्स बना लें। हर बच्चे के लिए अपनी अपनी टेक्निक होगी और ताकि वो रिटेन कर सके। रिटेंशन बहुत ही जरूरी चीज है इस एग्जाम के। मैम, जैसा कि हम कोविड का दौर चल रहा है तो सेल्फ स्टडी ज़्यादातर स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इन एग्ज़ाम्स के लिए सेल्फ स्टडी कर काफ़ी है, इससे एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, या फिर कुछ और चीज़ों को करने की ज़रूरत है? इसमें भी मैं 2 ग्रुप्स में बांटना चाहूँगी कैंडिडेट्स को। एक जो वर्किंग कैंडिडेट्स हुए या जो अभी कॉलेज में अभी अपना हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उनके पास थोड़ा समय का अभाव होगा, तो उन लोगों को अपना एक गुरु चुन लेना चाहिए। तो उनके जो वर्कलोड है थोड़ा कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, उनको कन्फाइन हो जाएगा कि उनको पढ़ना क्या है। उनको रेडीमेड कुछ चीज़ें रेडीमेड मिल जाएंगी। रेडीमेड तो वैसे कुछ इस एग्जाम के लिए नहीं है, तो कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं उनका जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। पर जो कुछ और जो बच्चे हैं जिनके पास समय का अभाव नहीं है वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बट ऐसा कहना गलत होगा। दोनों तरीके के बच्चे बिल्कुल क्लियर। मैम, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हम ज़रूर करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी किस तरह से बच्चे कर सकते हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, इन विषयों पर किस तरह से अपना ध्यान दे सकते हैं। इसी में एक बुक लिस्ट, एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है RS अग्रवाल की जी। तो वो प्रैक्टिस जितना बच्चे प्रैक्टिस कर सकें उसको प्रैक्टिस कर लें और रीजनिंग को प्रैक्टिस कर लें। कुछ बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि हमारा जो मैथ्स है, गणित है, वो बहुत वीक है। कोई बात नहीं, ये क्वालिफाइंग पेपर है तो इसमें बैलेंस कर सकते हैं। रीजनिंग अगर उन्होंने खूब प्रैक्टिस कर ली है तो मैथ्स के अगर कुछ क्वेश्चन कम भी कर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैनेज हो जाता है मैनेज। पर मैथ्स और ये ऐसे मैथ्स में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे, सारे टॉपिक्स तो वीक होंगे नहीं हर कैंडिडेट के, तो कम से कम जो टॉपिक्स स्ट्रेंथ हैं CSAT के पेपर के लिए स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बाइफरकेट करके तैयारी करी जा सकती है। उत्तराखंड की हम बात करना चाहेंगे। उत्तराखंड का कुछ पोर्शन इन एग्जाम्स में हमेशा रहता है, तो मैम उत्तराखंड के लिए कुछ बुक्स हैं, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स में जिज्ञासा भी रहती है कि उत्तराखंड की तैयारी किस तरह से कर सकें हम। हाँ जी, उत्तराखंड के लिए कुछ किताबें भी हैं कुछ पब्लिशर्स की। इसके अलावा बच्चों को थोड़ा सा अपनी लेवल से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि वो गवर्नमेंट की अपनी साइट्स हैं, तो नेशनल लेवल पर भी है हमारी, और हमारी उत्तराखंड की गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन के साइट्स हैं और ब्लॉग्स हैं, तो वहाँ से वो जानकारी इकट्ठा करें। जैसे 4 धाम यात्रा ही है, उसके लिए हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से उनको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। उसको सिर्फ ये ना लेके चलें कि वो टूरिस्ट के लिए हैं, वो एक कैंडिडेट के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हमारा सूचना विभाग है। सूचना विभाग में बहुत सारा ऐसा मटेरियल मिल जाएगा जो इसमें पूरा डेटा दिया होगा हर एक चीज़ से रिलेटेड। डिज़ास्टर कोई हुआ है तो उसका भी डेटा वहाँ मिल जाएगा, या फिर जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं या हमारे नेशनल पार्क्स हैं, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। और जीके के लिए एक दो कुछ बुक्स हैं, जैसे कोई विंसर पब्लिकेशन हो गई या कुछ और पब्लिशर्स भी हैं जो एक जीके की बुक पब्लिश करते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं, कोई भी एक जीके की बुक पिक कर वो उसकी वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और थोड़ा सा, जैसा पहले भी बोला मैंने, थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्लानिंग करनी पड़ेगी और शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। कुछ यूट्यूब चैनल्स भी आज की डेट में आ गए हैं, तो वो यूट्यूब चैनल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज ये वाला देख लिया, कल वो दूसरा देख लिया, परसों तीसरा देख लिया, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो सेलेक्ट कर लें कि हाँ मुझे ये वाला पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉलो करना है। तो मल्टीपल चीजें हैं, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो वो उस तरीके से। मैम, कुछ खास तरह के टिप्स आप बहुत संक्षिप्त में देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स को?
तैयारी बिल्कुल बहुत अर्ली स्टेज से कर देनी चाहिए, और ऐसा कोई बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है जैसा कि सबने बनाया हुआ है। मुश्किल इस वजह से है क्योंकि बहुत हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। हार्ड वर्क अपरेंट भी है, हार्ड वर्क हर फील्ड में रिक्वायर्ड है, पर आजकल वो हम स्मार्ट वर्क जैसे कॉन्सेप्ट्स में घुस गए हैं। पर स्मार्ट वर्क के अलावा हार्ड वर्क हर फील्ड में, कुछ लोग वो स्मार्ट वर्क करके पहले फील्ड में चले जाते हैं, फिर वो हार्ड वर्क करते हैं। यहाँ हार्ड वर्क पहले है और उसके बाद स्मार्ट वर्क है, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे एक कैंडिडेट ज्वाइन करता है। तो ये एक टिप रहेगी, और बिल्कुल फोकस, और थोड़ा लंबा समय कई बार लग सकता है क्योंकि थोड़ा टाइम प्रोसीजर ही लंबा है, और वो ज़रूरी भी है। प्रोसीजर का लंबा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो अधिकारी आएंगे कल को हमारे लिए जो व्यवस्था है उसको सही करने, तो कम से कम उनका एक प्रॉपर टेस्ट तो होना चाहिए। तो वो प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है। तो निश्चित रूप से, और अगर इन तमाम तरह की बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो आसानी से इन कॉम्पिटिशन्स को पास कर सकेंगे। मैम, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे व्यूअर्स को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जो लोअर पीसीएस सेवा की तैयारी जो एस्पिरेंट्स कर रहे हैं वो अपनी तैयारी किस तरह से करें, किस तरह से एक सेलेक्टिव स्टडी को अपनाएं। इन तमाम तरह की बातों को आज हमने आपके सामने रखा। हमें आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।